हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम अपने जो रिवोल्ट था उसके अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और आज हमें सब कुछ पता चलेगा। भाई आपने किया क्या है, 5 दिन आपने जो ये रिवोल्ट लड़ा है ना, 5 वीडियोस बन चुकी है इसके ऊपर। रिवोल्ट लड़ा है, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले हैं, फेल हुआ या फिर पास हो गए अपन, या फिर ये इसके बाद में फेल हो भी गया या पास हो भी गया तो उसके बाद इसके क्या रिजल्ट्स निकले, सब बहुत डिटेल में जानेंगे। जैसे कि 5 वीडियो पहले जान चुके हैं, उन सभी को देखना जरूरी है। जिसने भी नहीं देखी वो पहले जाके उनको देखे, उसके बाद ये वीडियोस उनके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसके ऊपर, सीधा अपना रिवोल्ट के ऊपर। लेकिन उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और सब जगह शेयर कर दे भाई। चलो तो आओ देखते हैं आपके, हम देखते हैं कि हमारा रिवोल्ट क्या हुआ। तो आपको बता दूं कि रिवोल्ट ऑफ 1857 जो आज तक हम लड़ रहे थे वो क्या हो गया, फेल हो गया। बहुत ही दुख की बात है कि रिवोल्ट क्या हो गया, फेल हो गया। लेकिन अब इस दुख की घड़ी में रो के तो नहीं बैठ सकते ना अपन, देखते हैं कि कहां जाके फेल हुआ, क्या कमी रह गई रिवोल्ट के अंदर जहां पर जाके फेल हो गया हमारा रिवोल्ट। पहली कमी थी वीक लीडरशिप। भाई साहब 82 साल 85 साल के इंसान को आप अगर लीडर बना देते हो तो आपका रिवोल्ट, आप आशा भी कैसे कर सकते हो कि मतलब आपका रिवोल्ट सक्सेसफुल होगा। जो मेन लीडरशिप की थी उसकी कमी दिखाई दी हमें किसके अंदर, पूरे लीडर के अंदर। क्योंकि हमने किसको लीडर बनाया था, बहादुर शाह जफर को, जो दिल्ली के अंदर बैठे थे, मुगल एम्पायर थे, उन भाई साहब को आपने क्या बना दिया, लीडर। और वीक लीडरशिप के कारण पहला सबसे बड़ा कारण है ना फेल होने का, वो यही है भाई। अब बूढ़े व्यक्ति से काम नहीं होता, समझा करो यार। फिर उसके बाद क्या है, दूसरी चीज, सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। भाई साहब कोई प्लानिंग नहीं बनाई, प्लानिंग बनाई थी लेकिन प्लानिंग को जो एग्जीक्यूट करना है वो सही ढंग से नहीं कर पाए। प्लानिंग का एग्जीक्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो नहीं कर पाए। तो प्लानिंग का एजुकेशन नहीं कर पाए। प्लानिंग थी कि भाई 31 मई को क्या लड़ा जाएगा, रिवोल्ट लड़ा जाएगा। सबसे पहले 31 मई से हम क्या करेंगे, सभी जगह से इकट्ठा होंगे, जितने भी जगह से, और उसके बाद रिवोल्ट लड़ेंगे। लेकिन 10 मई को ही रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया भाई लोगों ने। तो दिक्कत कहां हुई, दूसरी, लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। सेकंड समझ आया पॉइंट। थर्ड पॉइंट, लैक ऑफ यूनिटी। सर ये क्या कह रहे हो, बिल्कुल भाई साहब यूनिटी की कमी थी यार। हर कोई मतलब क्या, हर कोई कहीं और से कोई और पर्पस था, यूनिटी बिल्कुल नहीं थी लोगों के बीच में। कई तो ऐसे थे जो युद्ध ही नहीं लड़ना चाहते थे, जो रिवोल्ट ही नहीं करना चाहते थे। जैसे कि आपको बता दूं कि ये ज्यादातर पूरा का पूरा रिवोल्ट है ना, ये नॉर्थन और सेंट्रल इंडिया के अंदर ही फैला था। ठीक है, अब ऑलमोस्ट नॉर्थन और सेंट्रल इंडिया के लोग भी जो एजुकेटेड पर्सन थे, या फिर जो बिग जमींदार, जिनको बड़े जमींदार थे, या फिर कोई बहुत ही पैसे वाले इंसान, धनवान व्यक्ति थे, वो व्यक्ति तो इसके अंदर भाग ही नहीं ले रहे थे। वो तो बेचारे सिविलियंस थे जिनको लेना था, जिनको अपने हकों के लिए लड़ना था। ये भाई साहब जो एजुकेटेड पर्सन है वो तो मतलब साथ ही नहीं दे रहे थे। वो सोच रहे थे कि हमारे जो हकों की मांग है ना वो सिर्फ ब्रिटिश ही पूरी कर सकता है। भाई अब यूनिटी की कमी है ना, तो यूनिटी की जहां कमी होगी ना, जरूर कोई ना कभी भी कोई भी चीज सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती यार यूनिटी के बिना। तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या था, यूनिटी। फोर्थ था नो कॉमन पर्पस। भाई पर्पस ही सेम नहीं थे। यहाँ पर जो यूनिटी थी, सेपरेट यूनिटी थी, उनको प्रॉब्लम क्या थी, उनकी प्रॉब्लम थी कि राइफल इनफील्ड को भाई हम नहीं चला सकते, लेकिन ब्रिटिश वाले तो चला रहे थे। अब इंडियंस किसको, इंडियंस जो सेपर्स थे वो किसका यूज कर रहे थे, ओल्ड राइफल्स का, और जो ब्रिटिश वाले थे वो किसका कर रहे थे, न्यू राइफल्स का। अब दिक्कत तो उन्हें भी हो रही थी कि यार ये तो जल्दी से छोटा सा बैग लेके जाते हैं, मतलब पॉकेट में डाल लेते हैं, हम क्या करते हैं बहुत बड़ा बैग कैरी करना पड़ता है। दिक्कत इन्हें भी हो रही थी। प्लस कॉमन पर्पस था ही नहीं। फीजेंट्स का क्या था कि उनकी जमीनें छिन रही हैं, किसी का क्या था कि हमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से परेशान है। मतलब हर जगह अलग अलग रीजन था, कोई भी कॉमन पर्पस नहीं था इससे निकलने का। पांचवी सबसे ज्यादा बड़ी चीज थी शॉर्टेज ऑफ मॉडर्न वेपन्स। भाई भारतीयों के पास एक भी बढ़िया वेपन नहीं था। आधुनिक वेपन बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं किसी भी रिवोल्ट को, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए। भारत वालों के पास क्या थी, तलवारें थी, लाठियां थी। लेकिन जबकि भाई साहब उनके पास क्या था,
उनके पास हाई क्वालिटी की राइफल्स थी, तोपें थी, बहुत सारा मॉडर्न वेपन्स उनके पास था। इंग्लैंड या फिर ब्रिटिश के पास था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, तो होना ही था भाई, होना ही था यार। वैसे में क्या मतलब बिना फालतू में वैसे लड़ाई करने चल पड़े, देखा नहीं पीछे क्या है, पर सही है, मेहनत बहुत की थी भाई इसके अंदर। उसके बाद स्पीड ऑफ मूवमेंट, भाई साहब इसका फैलना, मूवमेंट कहाँ कहाँ फैला, ये भी बहुत बड़ा क्या रखता है, अपने आप में एक कारण बनता है। क्यों? क्योंकि रिवोल्ट था ना, जो स्पीड ऑफ मूवमेंट है ये है ना, ये भारत के सिर्फ नॉर्थन और सेंट्रल पार्ट के अंदर ही सीमित के रह गया, ना तो ये भाई साहब साउथ के अंदर गया, ना ये ईस्ट के अंदर गया, ना वेस्ट के अंदर गया, तो यहाँ तो था ही नहीं रिवोल्ट, बस बीच बीच में था रिवोल्ट। अब पूरा इंडिया का मैप अपने दिमाग के अंदर बनाओ, बना लिया, ना तो ईस्ट में था, मणिपुर वाले रीजन में भी नहीं था, इधर अरुणाचल प्रदेश वाले में, इधर राजस्थान गुजरात वाले में भी नहीं था, नीचे साउथ वाले में भी नहीं था। अब बीच के जो बीच का एरिया था ना, सेंट्रल इंडिया एंड प्लस नॉर्थन इंडिया, इसके अंदर सिमट के रह गया पूरा का पूरा। तो ये 5 मुख्य कारण थे, मेन रीजन थे, जिनके कारण हमारा रिवोल्ट क्या रहा, अनसक्सेसफुल रहा, सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसके बाद देखते हैं भाई साहब, मेहनत तो की थी ना हमने, कुछ ना कुछ तो उसका मिलना ही था, तो उसका फल तो मिलेगा यार। अब इतनी मेहनत की थी, और बता दूं आपको, हर एक लीडर ने काफी जबरदस्त रोल निभाया था इस रिवोल्ट के अंदर, तो उनकी मेहनत रंग भी लाई आखिर में, लेकिन रंग कितने टाइम तक लाई वो नहीं देखा जाएगा। रिजल्ट क्या क्या पढ़े इसके रिजल्ट पढ़े, बेटर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। सबसे पहले बात ये थी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जैसे ही 1857 के अंदर रिवोल्ट खत्म हुआ, 1858 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या निकाल दिया, नया रूल निकाल दिया, जिसके अंदर जितनी भी क्या थी परेशानियां थी भारत वालों को, उनको सिमेटना चाहा, उनको कम करना चाहा, किसने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, तो ब्रिटिश का जो क्राउन था उसने, ठीक है। सेकंड जो रीजन था, सेकंड जो रिजल्ट पड़ा है इसके ऊपर, अबॉलिश द पॉलिसी ऑफ द अनेक्सेशन एंड एक्सपेंशन। जो अनेक्सेशन की जो नीति थी, पॉलिसी थी, और एक्सपेंशन की पॉलिसी थी, उसको भी क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया, उसको भी रोक दिया। भाई साहब जो अनेक्सेशन कर रही थी ना ब्रिटिश, किससे, इंडियंस से, और एक्सपेंशन कर रही थी अपने रूलिंग पीरियड, रूलिंग जो एरिया था उसका एक्सपेंशन करना चाहते थे ना, उसको भी क्या कर दिया, बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा तुम्हारे साथ, ठीक है। तो तीसरी क्या थी मेन इंपॉर्टेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। भाई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को ओपनली रीअनाउंस कर दिया, कहा कि भाई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बिल्कुल लागू नहीं होगी आपके ऊपर, कि आपका अगर कोई एडॉप्टेड सन को आप सक्सेसर बनाना चाहते तो बनाइए, हमें कोई मतलब नहीं है। ये किसने कहा, ब्रिटिश क्राउन ने कहा। अब मैं बार बार एक एक चीज का नाम ले रहा हूँ सर, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कहाँ गई, तो भाई साहब 1857 के बाद कंपनी का रूल पूरी तरह से खत्म हो चुका था, और उसकी जगह ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ले ली थी। अब पॉलिटिकल जो एम्पायर स्टैब्लिश करेगी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी, ना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अंडरस्टैंड? अब कौन आ गया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट, किसकी जगह पर, ब्रिटिश कंपनी की जगह पर। लास्ट और इंपॉर्टेंट था जो कि एस्यूरेशन ऑफ द इंडियन रूलर एंड कंप्लीट प्रोमिस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब भाई साहब प्रॉब्लम ये थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, किनके साथ, इंडियन रूलर्स के साथ। इंडियन रूलर्स को परेशानी हो गई कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रही तो हमारे वादों का क्या होगा, तो वादों का, उसके बाद जो ब्रिटिश क्राउन था उसने कहा कि भाई तुम्हारे वादे बिल्कुल सुने जाएंगे, पूरा वादा जो भी तुम्हारे वादे थे उनको एश्योरिटी से प्रॉमिस करते हैं हम, उन्हें पूरा किया जाएगा। ब्रिटिश क्राउन आप सबके साथ है और आपका कोई भी एनेक्सेशन की पॉलिसी नहीं लेके आई जाएगी। उसके बाद क्या था भाई, डिवाइड एंड रूल, सब आप समझ गए होंगे। फिर ब्रिटिश ने अपने इंडिया के ऊपर कितना एक्सप्लॉयटेशन किया, वो तो धीरे धीरे हम आगे पढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ तो खत्म होगी नहीं, एक जर्नी है और इस जर्नी को हम पूरा आसानी से जिएंगे। तो आपको बता दूं कि हमारा रिवोल्ट खत्म हो चुका है और हमने फेलियर प्लस रिजल्ट्स देख लिए, सारे के सारे वीडियोस
प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। आप देखिए, नोट्स चाहिए आप मुझे टेलीग्राम पर मिलिए, ऋतिक यादव के नाम से टेलीग्राम है, वहाँ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स है मेरे पास। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, मेहनत पसंद आ रही है तो। थैंक यू सो मच।